बचपन से हमें सिखाया जाता है कि राजनीति का असली मकसद विकास है। तो फिर काल्पनिक दुश्मनों का डर दिखाकर वोट क्यों बटोरा जाता है? आखिर क्यों असम के मुख्यमंत्री के बयानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम विश्लेषण करेंगे द हिंदू के एक बहुत ही कड़े और चर्चा में रहने वाले एडिटोरियल का। यह लेख असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की हालिया बयानबाजी और शासन की विफलताओं पर आधारित है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे फर्टिलाइजर, जिहाद और इकोनॉमिक परसिक्यूशन जैसे शब्द न केवल समाज को बांट रहे हैं बल्कि हमारे संवैधानिक ढांचे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी चुनौती दे रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले कैसे ऐसे भड़काऊ बयानों पर क्या कहते हैं और क्या चुनाव से पहले की गई यह बयानबाजी कानून के दायरे में आती है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह विश्लेषण आपके गवर्नेंस और एथिक्स के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। इसका जो हेडलाइन है वो है रेनिंग इन बिगट। बिगट होता है कट्टरपंथी, जो भड़काऊ चीज़ें बोलते हैं समाज को बांटने के लिए, यानी कि दूसरी चीज़ों को जो है अपना देश, अपना धर्म, इस सब के अलावे जो दूसरे देश या दूसरे धर्म वगैरह के बारे में जो कट्टरपंथी विचार रखते हैं उसको बिगट कहते हैं। उसको रेनिंग इन का जो मतलब होता है वो होता है लगाम लगाना। रीन जो होता है वो देखते होंगे घोड़े वगैरह को लगाम लगाया जाता है, उसको रीन कहते हैं लगाम को। तो रीन इन का मतलब होता है लगाम लगाना। इन अ बिगट, बिगट यानी कि कट्टरपंथी पर लगाम लगाने की बात कह रहा है ये एडिटोरियल। असम सीएम, असम का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनका जो रेटरिक है, बयानबाजी, बयानबाजी, ये भड़काऊ बयानबाजी के बारे में बात हो रही है। तो वो जो असम का जो सीएम है उनका जो भड़काऊ बयानबाजी है, ठीक है ना, वो क्या है? उसका जो मेन पर्पस है वो डाइवर्ट करना, ध्यान भटकाना है, अटेंशन को गवर्नेंस डेफिसिट से। गवर्नेंस डेफिसिट्स का मतलब क्या हुआ? यानी कि आपका जो शासन है, जो वहाँ पर आप शासन कर रहे हैं, उसमें कई सारे खामियां हैं, कई सारे कमियां हैं। उससे ध्यान भटकाने के लिए ये रेटरिक का इस्तेमाल करते हैं असम के चीफ मिनिस्टर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। असम इज अमंग द स्टेट्स शेड्यूल टू होल्ड असेंबली इलेक्शंस इन द मंथ्स अहेड। यानी कि असम जो है उन राज्यों में से एक है जहां जो है शेड्यूल टू है या पैसिव सेंटेंस है ये, विच वाज या विच वर गोइंग टू होल्ड असेंबली इलेक्शन, या इसको कह सकते हैं वेयर इट वाज शेड्यूल टू होल्ड असेंबली इलेक्शन इन द मंथ्स अहेड। यहाँ जहाँ पर जो है असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव जो है वहाँ पर आने वाले महीनों में, इन द मंथ्स अहेड, आने वाले महीनों में होने वाले हैं, ठीक है। शेड्यूल यहाँ पर जो है ना पैसिव सेंस में है, ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर है ये, ओके। अहेड, इन द मंथ्स अहेड मतलब आने वाले महीनों में। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज ऑल्सो, ये असम जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये आप जानते ही हैं। इज ऑल्सो वन ऑफ इंडियाज लैगार्ड्स, यानी कि भारत के कई सारे पिछड़े राज्य हैं, उनमें से ये जो असम जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वो भी एक है कई सारे मामलों में। इन मेनी क्रिटिकल सोशियो इकोनॉमिक मार्कर्स, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक मार्कर्स यानी कि सामाजिक आर्थिक संकेतकों में से, ठीक है। तो ये सामाजिक आर्थिक संकेतक जो हैं उनमें जो है मतलब बहुत सारे मतलब मेनी मतलब कई सारे, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण सोशियो इकोनॉमिक मार्कर्स में ये पिछड़े हुए हैं। मतलब इस मामले में जो हैं ये इंडिया के कई सारे राज्य हैं, उनमें से असम जो है, ठीक है, वो भी एक है। जैसे इट्स एसडीआई का मतलब समझते हैं, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पर कैपिटा इनकम हो गया आपका, है ना,
प्रति व्यक्ति आय, गेनफुल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, गेनफुल तो कह सकते हैं इसको आप मतलब कि औद्योगिक रोजगार के जो संख्या है, जो आंकड़े हैं उसके मामले में, एंड इनरोलमेंट रेट्स, और जो इनरोलमेंट नामांकन जो दर है इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में, ठीक है ना, उसमें आर लोअर, वो कहीं मतलब कि कम है, ठीक है, देन द नेशनल एवरेज, यानी कि जो राष्ट्रीय औसत से ये कम है, आर लोअर, वाइल इट हैज़ मैनी पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स, जबकि इसमें मतलब असम में जो है ना, इसमें जो है ना कई जो है पुअर मतलब बहुत ही पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स भी है, यानी कि इसके जो स्वास्थ्य जो मतलब कि क्षेत्र में भी जो है इनमें कई मतलब कि इनकी स्थिति जो है खराब ही है, पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स है। एनी पॉलिटिकल लीडरशिप, कोई भी जो राजनीतिक नेता होंगे ऑफ सच ए स्टेट, इस राज्य के वुड फेस, उनको सामना करना पड़ेगा अ क्लियर एंड फंडामेंटल चॉइस इन गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस को लेकर, शासन को लेकर उनको दो चीज़ को मतलब कि एक तरीके से दो रास्ते वो अपना सकते हैं, ठीक है, या तो काम करो या राजनीति खेलो, यही दो रास्ते हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब है, ऐसे तो आप अगर लिटरली देखेंगे तो इसका मतलब होगा कि एक स्पष्ट और बुनियादी विकल्प उनके पास बचता है, लेकिन है इसमें जो कहने का मतलब है कि ये दो रास्ते हैं, या तो आप काम कीजिए, यानी कि जो राज्य में जो ये स्थिति जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारने के काम कीजिए, या नहीं तो फिर जो है राजनीति खेलिए। तो ये जो है ना आपका क्लियर एंड फंडामेंटल चॉइस है, ये आपके पास गवर्नेंस है। वन पाथ अब बता रहा है, यहाँ पर क्लियर कर रहा है, वन पाथ वुड बी टू आइडेंटिफाई, एक जो रास्ता है वो क्या होगा, आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, ठीक है, किस चीज़ का, उस ये जो सिस्टमिक लैक्यूने हैं, यानी कि प्रणालीगत खामियां जो हैं उसको पहचान करना, और फिर उसको क्या, उस गैप्स को, यानी कि उस अंतर को पाटना, वो जो अंतर किस में है, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, इनकम में है, और एम्प्लॉयमेंट में है, प्रत्येक सिटीजन्स के लिए। और इस तरह जो है आप गुडविल लेते हैं इलेक्टोरेट का, यानी कि जिससे जो है मतदाताओं का सद्भाव आपको मिलता है, अर्निंग मतलब आपको मिलता है, रिसीविंग, ठीक है ना, अर्निंग मतलब यहाँ कमाना, एक कमाना मतलब कि आपको मिलना, गुडविल मिलता है इलेक्टोरेट का मतलब मतदाताओं का। ये जो है इलेक्टोरेट कभी भी इलेक्टोरेट्स नहीं होता है, याद रखिएगा, जैसे वोटर्स हो सकता है लेकिन इलेक्टोरेट्स नहीं होता है। इलेक्टोरेट जो है अपने आप में वो प्लुरल ही है। तो इलेक्टोरेट का गुडविल मिलता है या उसको कमाता है, या आप कह सकते हैं उसको प्राप्त होता है। एंड सीकिंग कंटिन्यूएशन इन ऑफिस, और क्या होता है, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस के बल पर, ठीक है, परफॉर्मेंस के बल पर या दम पर जो है ऑफिस में, यानी कि सत्ता में बने रहने के कोशिश करते हैं। सीकिंग मतलब कोशिश करना या प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है, तो वन पाथ जो है वो कि सिस्टमिक लैक्यूने को पहचानना कि क्या है उसमें कमियां, और जो है उस कमियों को, जो वो अंतर है हेल्थ में, एजुकेशन में, इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में, सभी सिटीजन्स के लिए, उस गैप्स को कम करना या पाटना, और इसके थ्रू जो है आप इलेक्टोरेट के गुडविल को प्राप्त करते हैं और कोशिश करते हैं सत्ता में बने रहने की, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि काम के दम पर। द ऑल्टरनेटिव पाथ, लेकिन दूसरा पाथ किया है, जो वैकल्पिक जो पाथ है, या दूसरा पाथ जो कहिए आप जो सेकेंड जो रास्ता है वो क्या है, इज़ मोर इंसीडियस, वो कहीं ज़्यादा घातक है, कहीं ज़्यादा खराब है, ठीक है ना, गंदा है। वो क्या है, द क्रिएशन ऑफ बुगीमैन, यानी कि बुगीमैन यानी कि डर का माहौल पैदा करना, थ्रू इमेजिनरी एनिमीज, यानी कि काल्पनिक दुश्मनों के माध्यम से, एंड द स्टीरियोटाइपिंग ऑफ इंटायर कम्युनिटीज़, और पूरे समुदाय को एक
लेवल करना कि वो खराब है, वो अच्छा नहीं है आपके लिए, तो पूरे मतलब कि पूरे समुदाय को, एक पर्टिकुलर समुदाय को जो है आप उसको बदनाम करते हैं, उसको आप एक तरीके से स्टीरियोटाइप करते हैं, उस पर एक लेवल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय डूइंग सो, ऐसा करके डेमागॉग्स, डेमागॉग्स का मतलब क्या होता है? डेमागॉग्स जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं या ऐसे नेता होते हैं जो सपोर्ट मांगते हैं आपके डिजायर्स और जो प्रेजुडिसेस है, ठीक है, उसको भड़काकर, न कि रैशनल आर्गुमेंट के माध्यम से कि ये सही तर्क है या उसके माध्यम से जो है वो आपका सपोर्ट नहीं मांगते हैं, बल्कि आपकी जो डिजायर्स हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आप ही का शासन होना चाहिए, या फिर जो है जो आपका जो पूर्वाग्रह है, पहले से जो है किसी के प्रति एक पूर्वाग्रह है, उसको उसमें जो है आग में घी डालने का काम करके, उसको डेमागॉग्स कहते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हु सीक सपोर्ट बाय अपीलिंग टू डिजायर्स एंड प्रेजुडिसेस रादर देन रैशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, तो रैशनल आर्ग्यूमेंट के बजाय ये लोग जो हैं ये आपके डिजायर्स को भड़काते हैं, आपके जो प्रेजुडिसेस हैं किसी के प्रति उसको भड़काते हैं। तो वो डेमागॉग्स जो होते हैं, सिक टू बाईपास, वो क्या करते हैं? बाईपास करने की कोशिश, बचने की कोशिश करते हैं द हार्ड वर्क ऑफ गवर्नेंस, यानी कि जो शासन में जो कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है उससे बचने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो इंसाइटिंग द इलेक्टोरेट, यानी कि भड़काकर इलेक्टोरेट को, यानी कि मतदाताओं को। कैसे? तो थ्रू पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण के द्वारा या माध्यम से, और ये सुनिश्चित करते हैं कि दैट पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ये जो राजनीतिक चर्चा है वो फंसे रहे किस चीज़ में? मायर्ड इन, मतलब स्टक इन, तो रिमेन्स मायर्ड इन कॉम्युनल डिवीज़न, यानी कि सांप्रदायिक जो एक मतलब क्या कहेंगे, एक जो है ना सांप्रदायिक विभाजन में जो राजनीतिक चर्चा है वो फंसी रहे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि लोगों को जो है ना आपस में लड़वा कर राजनीति ये लोग करते रहें। ठीक है, तो असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ऑफ द बीजेपी, अब यहाँ पर कह रहा है कि एडिटोरियल के असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्वा शर्मा जो कि बीजेपी के हैं, हैज़ चोजन द लेटर पाथ, इसने जो है ना दूसरा रास्ता अपनाया। और इस रास्ता में क्या है? डिप्लॉइंग इंसेंडियरी रेटरिक, इंसेंडियरी मतलब इन्फ्लेमेटरी, यानी कि भड़काऊ भाषण देकर। ठीक है, तो रेटरिक मतलब बयानबाजी भाषण, दैट टारगेट्स, जो क्या करते हैं मतलब बंगाली ओरिजिन के जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं उनको मतलब कि निशाना बनाते हैं। फ्रेमिंग इट, उनको बंगाली कम्युनिटी के लिए ईट आया है, तो फ्रेमिंग उसको मतलब कि क्या कहेंगे आप, उसको पेश करना, एक तरीके से उसको दर्शाना एज अ डेमोग्राफिक थ्रेट, वो जो है एक जनसांख्यिकीय खतरे के रूप में उसको फ्रेम करते हैं। एंड अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द इंडिजिनस पॉपुलेशन, और जो वहाँ के जो स्थानीय लोगों या आबादियों के लिए ये एक जीवन और मरण का सवाल के रूप में इसे पेश करते हैं। एंड स्केलेटिंग टू, और इसे जो है क्या करते हैं? एंड स्केलेटिंग टू, इसको बढ़ाकर जो है व्हाट कैन बी डिस्क्राइब, जिसको वर्णित किया जा सकता है एज कॉल्स फॉर इकोनॉमिक परसिक्यूशन, इसको जो है ना एक इकोनॉमिक परसिक्यूशन, इकोनॉमिक परसिक्यूशन का मतलब होता है आर्थिक उत्पीड़न के रूप में इसको आप वर्णन किया जा सकता है। वहाँ तक ये आर्थिक उत्पीड़न तक जो है इसको बढ़ाकर ले जाते हैं, और जिसके तहत ये आर्थिक उत्पीड़न में क्या करते हैं, इसके तहत आग्रह करते हैं सिटीजन से कि वो जो है कम पे करे मुस्लिम रिक्शा पुलर्स को। ठीक है ना, जो रिक्शा खींचने वाले मुस्लिम लोग हैं उनको जो है अंडर पे करे, सो दैट, ताकि दे सफ़र, ताकि वे पीड़ित हों और वो असम को छोड़कर चले जाएं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका ये भाषण में ये कहा गया है। ठीक है, ही हैज़ एक्यूज द कम्युनिटी ऑफ फर्टिलाइजर जिहाद, उन्होंने जो है आरोप लगाया है इस कम्युनिटी पर, इस मुस्लिम कम्युनिटी पर
कि वो जो है फर्टिलाइज़र जिहाद मतलब कि करते हैं, यानी कि एक तरीके से जो कृषि वगैरह में जो है रसायन वगैरह का यूज़ करके जो है यहाँ के लोगों को बीमार कर रहे हैं, इस टाइप का उन्होंने उर्वरक जिहाद का यानी कि फर्टिलाइज़र जिहाद का आरोप लगाया है उनमें इस समुदाय पर, और ब्लेम देम, और उन पर उनको मतलब कि जिम्मेदार ठहराया है या दोष लगाया है अर्बन फ्लड्स के लिए, जो वहाँ पर फ्लड्स वगैरह आते हैं उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया है। एंड क्वाइंड अ लेक्सिकॉन, और एक शब्द गढ़ा है, ठीक है ना। शब्द क्वाइन मतलब सिक्का नहीं, क्वाइन का मतलब गढ़ना या उसको बनाना। तो क्वाइन अ लेक्सिकन, एक लेक्सिकन मतलब वोकेबुलरी, ठीक है ना, शब्दावली एक तैयार किया है ऑफ मैन्युफैक्चर्ड हैटर्स का, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड हैटर्स, हैटर्स तो समझते हैं कि घृणा, तो वो जो मैन्युफैक्चर किया हुआ हैटर्स है, निर्मित घृणा की जो है ना एक शब्दावली भी तैयार किया है इन्होंने। ऑल ऑफ इट, ये सारे जो चीज़ हैं, ये सारे चीज़ जो हैं उस चीज़ की तलाश में, इन परस्यूट ऑफ व्हाट H.L. मैंकेन वंस डिस्क्राइब, जिसको जो है कभी मतलब कि एक बार मतलब H.L. मैंकेन ने इसको डिस्क्राइब किया था, इसको वर्णित किया था किसके रूप में, एज द सिनिकल आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये जनता को मतलब कि डराए रखने के लिए काल्पनिक राक्षसों या भूतों की एक अंतहीन श्रृंखला के साथ डर आप डराते हैं, ठीक है ना। तो H.L. मैंकेन ने क्या कहा था इसके बारे में, ये सिनिकल आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स का गंदा खेल है, ठीक है ना। एक मतलब क्या कहेंगे आप इसको, एक सिनिकल मतलब बड़ा क्या कहेंगे, सन की नहीं कहिए इसको, बड़ा खराब कहिए इसको, खराब खेल है या ये आप कला है पॉलिटिक्स का, जिसमें जो है आप क्या करते हैं, टू कीप द पॉपुलेस अलार्म, यानी कि जो जनता को जो है आप डरा कर रखते हैं, कैसे, बाय मिनेसिंग इट विथ एन एंडलेस सीरीज ऑफ हॉब गॉबलिन्स, मतलब कि जनता को डराए रखते हैं कैसे, काल्पनिक राक्षसों या काल्पनिक भूतों या जो है उनको, उनका जो एक श्रृंखला है, सीरीज जो है, ठीक है ना। तो एंडलेस मतलब अंतहीन, एंडलेस मतलब अंतहीन, तो उसके साथ जो है आप इसको ये करते हैं, ऑल ऑफ देम इमेजिनरी, और ये सारे जो है ना ये काल्पनिक होते हैं, ठीक है, कि आपको जो है फलाना को खतरा है फलाने से। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग ये रेटरिक आप लोग सुनते ही होंगे, फलाना को खतरा है फलाने से। तो इससे जो है कुछ होता नहीं है, बस लोगों में जो है विभाजन के एक पैदा की जाती है, एक जो लोग जो हैं एक दूसरे को शक के निगाहों से देखने लगते हैं, और इससे फ़ायदा होता है इन नेताओं को जो ये विभाजन से इन मतलब कि इनको एक तरीके का वोट जो है वो पूरी तरह से मिल जाती है, ठीक है। इन द CPIM और CPI पिटिशन, एक CPIM के द्वारा और CPI का जो एक पिटिशन याचिका जो है जिसको दायर किया गया है इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फाइल में दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में दायर एक CPIM और CPI के पिटिशन में, मिस्टर शर्मा का जो स्टेटमेंट है, जो उनका जो स्टेटमेंट है, हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, उसको डॉक्यूमेंट किया गया है ये दर्शाने के लिए कि यह जो है कोई आइसोलेटेड पॉलिटिकल रेटरिक नहीं है, ठीक है, कि ये दर्शाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि यह कोई आइसोलेटेड अलग थलग राजनीतिक बयानबाजी नहीं है ये, कि कभी आपने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, बल्कि ये एक सस्टेन्ड पैटर्न है, यानी कि निरंतर एक पैटर्न है इस चीज़ का, कॉम्युनल टारगेटिंग का, ठीक है ना, यानी कि सांप्रदायिक रूप से निशाना बनाने का ये एक सस्टेन पैटर्न है, दैट इज़ पॉलिटिकली डिस्टेस्टफुल, जो राजनीतिक रूप से अरुचिकर एंड कॉन्स्टिट्यूशनली और संवैधानिक रूप से अनलॉफुल भी, अवैध है, यानी कि संविधान का भी यह मतलब कि एक तरीके से आप क्या कहेंगे इसको, खिलाफ है ये, ठीक है। एज द पिटिशन राइटली आर्ग्यूज, जैसा कि पिटिशन जो है यानी कि याचिका में मतलब कि तर्क दिया गया है, एज द पिटिशन राइटली आर्ग्यूज हिज स्टेटमेंट्स डिजर्व स्क्रूटनी, स्टेटमेंट्स है ना इसलिए डिजर्व है,
ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। तो उसका जो स्टेटमेंट्स है, उसका जो बयान है, उसको जो है उसमें जांच की ज़रूरत है फ्रॉम टू लेंसेस, यानी कि दो नज़रियों से उसको जांचने की ज़रूरत है। फर्स्ट, पहला नज़रिया क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट कंसर्न्स द चीफ मिनिस्टर्स oath of office, fundamental rights of all citizens and the preambles guarantees of secularism and fraternity। पहला क्या है कि संवैधानिक जो ढांचा है, जो संबंधित है, कंसर्न्स में संबंधित है चीफ मिनिस्टर्स के ओथ ऑफ ऑफिस से, यानी कि मुख्यमंत्री के पद की शपथ से, और फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स, यानी कि नागरिकों के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों से, एंड द प्रियम्बल्स मतलब संविधान का जो प्रस्तावना है, ठीक है ना। तो उसके प्रस्तावना की जो गारंटी है, किस चीज़ की गारंटी है? सेकुलरिज्म और फ्रेटर्निटी, यानी कि धर्म निरपेक्षता और भाईचारे की गारंटी से ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क संबंधित है। तो उस नज़रिए से इसको जांचा जाना चाहिए। और दूसरा क्या है? सेकंड आइए, सेकंड में क्या है वो, दैट दीज स्टेटमेंट्स, कि ये जो बयानबाजी है ये ठीक है, आर लाइबल टू प्रोसिक्यूशन, कि वो जो है लाइबल टू मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर या सब्जेक्ट टू समथिंग, कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो लाइबल है, यानी कि वो लायक है प्रोसिक्यूशन का, यानी कि मुकदमा चलाए जाने का, ऑन ऑफेंसेस, उस अपराध में जो किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यानी कि भारतीय न्याय संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है ना, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जो अपराध हैं, ऑफेंसेस मतलब अपराध, तो उस पर जो है मुकदमा चलाने वो के लायक है या नहीं है। तो ये जो है दूसरा है, ठीक है। तो ये दूसरे नज़रिए से इसको मतलब कि उस पर जांच की ज़रूरत है या उस पर प्रोसिक्यूशन की ज़रूरत है। द कोर्ट हैज़ थ्रू इट्स क्यूमुलेटिव इफेक्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है, कोर्ट जो है अपने क्यूमुलेटिव इफेक्ट डॉक्ट्रिन के माध्यम से, क्यूमुलेटिव इफेक्ट डॉक्ट्रिन का जो मतलब होता है संचयी प्रभाव सिद्धांत, ठीक है, तो उसके माध्यम से क्या किया है कि इन अमीश देवगन एंड तहसीन पूनावाला, ये जो है ना कोर्ट जो है अपने क्यूमुलेटिव इफेक्टिव डॉक्ट्रिन के माध्यम से अमीश देवगन और तहसीन पूनावाला मामले में सजेस्ट किया था कि दैट सीएम्स स्पीच, सीएम का जो स्पीच होता है, कैरी द वेट ऑफ द स्टेट्स अथॉरिटी, वो जो है उसमें जो है स्टेट्स के अथॉरिटी का वेट होता है, ठीक है, यानी कि वजन होता है, यानी कि मुख्यमंत्री के भाषणों में राज्य के अधिकार का वजन होता है, ठीक है ना। which makes communally polarizing language in them even more damaging, जो क्या करता है उनमें सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण है ना, सांप्रदायिक रूप से जो ध्रुवीकरण की जो भाषा है ना, उसको और भी ज़्यादा हानिकारक बना देता है, और भी ज़्यादा हानिकारक बना देता है, क्योंकि एज इट इज़ यूज्ड बाय समवन, क्योंकि ये ऐसे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है हु कंट्रोल्स द पुलिस एपरेटस, जो पुलिस तंत्र को नियंत्रित करता है। समझे बात को? तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि इसको मतलब कि ये बताता है कि ये कौन बोल रहा है, ये उतना ही ज़रूरी है कि जितना कि क्या बोला जा रहा है। मतलब कि आम आदमी अगर बनाम मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे तो अगर कोई आदमी सड़क पर खड़े होकर नफरत भरी बात कहे तो उसका असर सीमित होता है, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री वही बात कहता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति की राय नहीं होती, बल्कि उसे सरकार की आवाज़ माना जाता है। इसे ही कोर्ट ने वेट ऑफ द स्टेट्स अथॉरिटी कहा है, वेट ऑफ द स्टेट्स अथॉरिटी, यानी कि राज्य की सत्ता का वजन कहा है। ऑफ क्यूमुलेटिव इफेक्ट डॉक्ट्रिन जो है वो क्या है, तो कोर्ट ने अमीश देवगन और तहसीन पूनावाला वाले मामलों में यह सिद्धांत दिया था। इसका जो आसान मतलब ये है कि किसी के भाषण को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उसके बोलने वाले के पद
और ताकत के हिसाब से भी तोला जाना चाहिए। अगर बोलने वाला व्यक्ति ताकतवर है तो उसके शब्दों का असर बहुत गहरा और खतरनाक होगा। अब जो पुलिस एपरेटस जो है वो इस लाइन में आप देखिएगा लास्ट में, वो यह है कि ये इसमें जो यह कहा जा रहा है कि यह इसलिए और भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि पुलिस मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करती है। सोचिए, अगर मुख्यमंत्री ही किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहा है तो क्या पुलिस उस नफरत को रोक पाएगी? नहीं ना। पुलिस को लगेगा कि यही बॉस का आदेश है, इसलिए सीएम का नफरत फैलाना आम आदमी से कई गुना ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये समझ गए, कोर्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री कोई आम इंसान नहीं है, उसके हाथ में पुलिस और सत्ता की ताकत होती है। इसलिए जब वो नफरत भरी बातें करता है तो लोग उसे सरकारी आदेश या सच्चाई मान लेते हैं और पुलिस भी एक्शन नहीं ले पाती। इसलिए सीएम का ऐसा बोलना लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं तब। द कोर्ट शुड नॉट डिसमिस इट एज एन इलेक्शन ईव पॉलिटिकल मैन्यूवर। तो सरकार, ये अदालत को जो है इसको खारिज नहीं करना चाहिए, ठीक है, एज एन इलेक्शन ईव पॉलिटिकल मैन्यूवर, कि ये जो है मतलब कि चुनाव से पहले होने वाले जो है राजनीतिक पैंतरेबाजी के रूप में इसको जो है खारिज नहीं करना चाहिए। एंड इसको पहचानना चाहिए फॉर व्हाट इट इज़, जो यह है उसी के रूप में इसे पहचानना चाहिए। ये जो है एक टेस्ट है, एक परीक्षा है ऑफ वेद, किस चीज़ का? सुप्रीम कोर्ट का। ऑफ वेदर इट्स ओन डायरेक्शन, कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो अपना ही जो निर्देश है ऑन हेट स्पीच पर, कैरी एनी मीनिंग, क्या उसका कोई मतलब रह जाएगा? व्हेन द ऑफेंडर होल्ड्स द हाईएस्ट ऑफिस इन ए स्टेट, जब जो है जो अपराधी या जो कि ये जो ऑफेंडर हैं, ठीक है, वो अगर उच्च पद पर हों तो, मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे इलेक्शन ये पॉलिटिकल मैन्यूवर तो समझ ही गए हैं, मतलब कि अक्सर जब चुनाव पास आते हैं तो नेता जानबूझकर भड़काऊ बयान देते हैं ताकि वोट मिले। इसे राजनीतिक चाल यानी कि पॉलिटिकल मैन्यूवर या राजनीतिक पैंतरेबाजी भी कह सकते हैं। कोर्ट को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें जो आपको एडिटोरियल ये कहता है कि कोर्ट को यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए कि अरे ये तो चुनाव का समय है, नेता ऐसे ही बोलते हैं, इसे छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। डू नॉट डिसमिस इट। असली मुद्दा क्या है? तो यह मामला सिर्फ एक भाषण का नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट की खुद की परीक्षा है। कोर्ट ने पहले हेट स्पीच यानी कि नफरत भरे भाषण को रोकने के लिए कई सख्त निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये निर्देश सिर्फ आम जनता के लिए है या बड़े नेताओं पर भी लागू होते हैं? ठीक है, तो एक लाइन देखिएगा, व्हेन द ऑफेंडर, यहाँ जो है व्हेन द ऑफेंडर होल्ड्स द हाईएस्ट ऑफिस, तो यानी कि कोई यहाँ ऑफेंडर जो नियम तोड़ने वाला है वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री है। अगर कोर्ट ने सीएम को सजा नहीं दी या रोका नहीं तो इसका मतलब यह होगा कि कोर्ट के आदेशों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यह साबित हो जाएगा कि कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए है, ताकतवर लोगों के लिए नहीं है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, समझे ना? तो यही है एडिटोरियल में कहा जा रहा है। और आपने देखा कि कैसे मतलब कि वहाँ के जो सीएम हैं वो अपने भड़काऊ भाषण के देने से जो है वो एक तरीके से वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जो है याचिका दायर हो गई है। और आज मतलब इस विश्लेषण में जो है यह बात तो साफ है कि लोकतंत्र में शब्दों की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, खासकर तब जब वे सत्ता में बैठे हों। क्या आपको लगता है कि चुनाव जीतने के लिए इस तरह की बयानबाजी जायज़ है या फिर राजनीति को सिर्फ विकास और मुद्दों पर आधारित होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चलिए, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो हर रोज़ के एडिटोरियल की तरह इसे आसान भाषा में समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि अगला विश्लेषण आपसे मिस ना हो। लेकिन समाप्ति से पहले जो है मैं आपको इस एडिटोरियल का जो वर्ड्स है और इडियम एंड फ्रेजेस है उस पर लेके आना चाहता हूँ। और बिगट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज intolerant and prejudiced against people of different opinions, religions और races। समझ गए इसकी मतलब कि अलग अलग धर्म, विचार और जाति के लोगों के प्रति असहिष्णु और पक्षपाती जो होता है उसको बिगट कहते हैं, फैनेटिक कहते हैं, जिलट कहते हैं और सॉविनिस्ट कहते हैं। और इसका एंटो लिबरल, टॉलरेटर या ओपन माइंडेड। इंसेंडियरी का मतलब होता है भड़काऊ, यानी कि भावनाएं भड़काने वाला। इन्फ्लेमेटरी, प्रोवोकेटिव या फिर इन्फ्लेमेटरी दो बार आ गया, ठीक है। कामिंग, इसका एंटो हो जाएगा, सूदिंग हो जाएगा, पेसिफाइंग हो जाएगा, ठीक है एंटो। रेटरिक यानी कि बयानबाजी, ऑरेटरी या डिस्कोर्स या एलोक्वेशन, ठीक है ना। आपका एंटो हो जाएगा साइलेंस, इनआर्टिकुलेटनेस या म्यूटनेस। डाइवर्ट का मतलब ध्यान भटकाना, यानी कि किसी चीज़ से भटक जाना। डिस्ट्रैक्ट करना, रिडायरेक्ट करना, डिफ्लेक्ट करना, इसका एंटो हो जाएगा फोकस, कॉन्सेंट्रेट, अट्रैक्ट। डेफिसिट्स मतलब कमी, शॉर्टफॉल्स, शॉर्टकमिंग्स, लैक्स और इसका एंटो हो जाएगा सरप्लसेस, स्ट्रेंथ्स, एसेट्स। बुगीमैन यानी कि काल्पनिक खतरे या दुश्मन जो लोगों को डराने के लिए बनाए जाते हैं। हॉबगॉब्लिन्स, आपको फैंटम्स या स्केप गॉड्स और इसका एंटो हो जाएगा रियल थ्रेट्स, एलाइज या प्रोटेक्टर्स। डेमागॉग्स, ऐसे नेता जो तर्क से नहीं बल्कि डर और पूर्वाग्रहों से समर्थन हासिल करते हैं, तो उसको डेमागॉग्स रेबल रॉजर्स कहते हैं, एजिटेटर्स कहते हैं, फायर ब्रांड्स कहते हैं। इसका एंटो हो जाएगा स्टेट्समैन, मॉडरेट्स, रैशनलिस्ट। पोलराइजेशन जो होता है वो ध्रुवीकरण होता है, डिवीजन करते हैं जब बांटते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्कीइज्म होता है। इसका एंटो हो जाएगा यूनिटी, हार्मनी या इंटीग्रेशन। परसिक्यूशन का जो मतलब होता है वो मतलब कि पीड़ित करना किसी को, क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवहार। ऑपरेशन, हैरेसमेंट, टायरनी, इसका एंटो हो जाएगा प्रोटेक्शन, सपोर्ट या फेयरनेस। डेमोग्राफिक थ्रेट यानी जनसांख्यिकीय खतरा, एक समूह की आबादी बढ़ने से दूसरों पर हावी होने का डर। पॉपुलेशन रिस्क, मेजोरिटी शिफ्ट, इसका एंटो हो जाएगा डेमोग्राफिक बैलेंस या हार्मनी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा होता है, इसको ब्रदरहुड कहते हैं, सॉलिडेरिटी कहते हैं, यूनिटी कहते हैं। लेकिन एंटो हो जाएगा हॉस्टिलिटी, एनमिटी या डिवीजन। सेकुलरिज्म का तो मतलब जानते ही हैं, धर्मनिरपेक्षता, न्यूट्रलिटी या फिर इम्पार्शियलिटी। इसका एंटो हो जाएगा कॉम्युनलिज्म या फिर थियोक्रेसी या बायस। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब होता है एग्रीगेट इम्पैक्ट, मिला जुला कर सब कुछ को होता है ना, वो कॉम्बाइंड रिजल्ट। इसका एंटो हो जाएगा आइसोलेटेड इफेक्ट, नेग्लिजिबल। मैन्यूवर का मतलब पैंतरेबाजी या चाल कह सकते हैं, टैक्टिक, स्ट्रेटजम, प्लॉय। इसका एंटो हो जाएगा ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधा सीधा। हॉबगॉब्लिन्स मतलब काल्पनिक डरावने आंकड़े जो बुगीज कहते हैं या फैंटम्स, मॉन्स्टर्स। रियलिटीज, फैक्ट्स, ट्रूथ जो है इसका एंटो हो जाएगा। ईडियम एंड फ्रेजेस में आते हैं। रेनिंग इन का मतलब होता है टू कंट्रोल और रिस्ट्रेन समवन और समथिंग दैट इज बिहेविंग बैडली और एक्सेसिवली, ठीक है। जो गलत काम कर रहा है या व्यवहार कर रहा है उस पर लगाम लगाना। द टीचर इज रेनिंग इन द नॉइजी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका एक ये होगा, शिक्षक शोर मचा रहे छात्रों पर लगाम लगा रहा है। इंसेंडरी रेटरिक यानी कि उत्तेजक बयानबाजी, तो स्पीच दैट इज इंटेंडेड टू प्रोवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एंगर और वायलेंस। द पॉलिटिशियंस इंसेंडरी रेटरिक लेड टू प्रोटेस्ट, इसके वजह से जो है विरोध प्रदर्शन हुए। क्रिएशन ऑफ बुगीमैन यानी कि मेकिंग अप इमेजिनरी एनिमीज और थ्रेट्स टू स्केयर पीपल, लोगों को डराने के लिए जो काल्पनिक दुश्मनों का एक खड़ा करते हैं। तो पॉलिटिशियन ऑफन यूज द क्रिएशन ऑफ बुगीमैन टू गेन सपोर्ट, ठीक है। मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मरण का मामला, मतलब बहुत ही गंभीर मामला। तो गेटिंग टू द हॉस्पिटल वॉज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि अस्पताल पहुंचना जीवन मरण का सवाल था। इन परस्यूट ऑफ मतलब उसके तलाश में या उसके कोशिश में, हासिल करने की कोशिश में। ही लेफ्ट हिज जॉब इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो खुशी की तलाश में अपनी नौकरी छोड़ दिया। फॉर वट इट इज़, यानी कि जैसा है वैसे ही उसको लेना। वी मस्ट सी द सिचुएशन, हमें देखना चाहिए स्थिति को। फॉर वट इट इज़, जो जैसा है वैसे ही देखना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले
वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जागरूक रहिए। जय हिंद,